नमस्कार मित्रों, महेश कुमार रिजल्ट सेतु में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग एसएससी जीडी में पूछे गए प्रश्नों को, जो प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम लोग सोल्व कर रहे हैं। तो जिसमें से लगातार सीरीज हम लेकर नहीं आ पा रहे हैं, इसके लिए हमें खेद है। हम चाह रहे हैं कि जो भी एग्ज़ाम चल रही है उसकी एक पूर्णतः सीरीज आपको मिले और हम पूरी कोशिश कर भी रहे हैं। इसी क्रम में 2019 में फर्स्ट शिफ्ट में 11 फरवरी 2019 में फर्स्ट शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको भी हम लोग सोल्व कर रहे हैं और धीरे धीरे एसएससी में जितना भी प्रश्न प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं उन सबों का एक हम प्लेलिस्ट बना देंगे। तो चलिए देखते हैं 2019 में जो प्रश्न पूछा गया है ये क्या है। हमारे पास प्रश्न ध्यान दीजिएगा। एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैचों में 0, 3, 2, 1, 5, 3, 4, 5, 5, 2, 2, 0, 0, 1 और 2 विकेट लिए हैं। दिए गए आंकड़ों का बहुलक क्या है। अब ध्यान दीजिएगा, बहुलक जब भी कहा जाता है, जो भी आंकड़ा दिया जाता है जो सबसे अधिक बार रिपीट हुआ रहता है ना, वही हमारा बहुलक कहलाता है। तो 15 मैच हुआ है, 0 कितना बार प्राप्त हुआ है ध्यान दीजिएगा, तो 0 3 बार प्राप्त हुआ है। उसके बाद 2 है, तो 2 को देख लेते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार और ये रहा 4 बार। 4 बार हमको 2 प्राप्त हुआ है। उसके बाद क्या मिल रहा है, 0 हो गया, 2 हो गया, 3 को देख लेते हैं। 3 कितना बार है, 1 बार और 2 बार, बस 2 बार है तो 2 लिख दिए। उसके बाद 1 देखते हैं, 1 कितना बार है, 1 बार और 1 बार, मात्र 2 बार है। उसके बाद 3 तो हम लोग देख लिए, 2 देख लिए, 0 देख लिए, 4 पर आते हैं। 4 कितना बार है देखिएगा, तो 4 मात्र 1 बार है। उसके बाद 5 कितना बार है, तो मात्र 3 बार है। तो सबसे अधिक बार कौन आया है, तो 2 जो है वो 4 बार आया हुआ है। तो इसका जो बहुलक होगा वो क्या हो जाएगा, 2 हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आई होगी और मैं चाहूंगा कि पहले वीडियो को पॉज कीजिए और प्रश्नों को आप खुद से सोल्व जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि यदि पी क्यू से 40% कम है तो क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि P Q से 40% कम है, यानी कि अगर यह 100 है तो यह कितना है, 60 है। आप चाहे तो इसको काट सकते हैं, तो ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये आ जाएगा हमारा 5। उसके बाद क्या बोला है, Q P से कितना अधिक है, इससे यह कितना अधिक है, 2 अधिक है। और किससे कंपेयर करना है, इस 3 से, भाग हो जाएगा 3, अगुना कितना 100%। अब समझिएगा, जब इसको भाग ये दीजिएगा तो ये आ जाएगा 200/3, यानी कि 66.2/3% आंसर हो जाएगा। लेकिन ये आंसर नहीं दिया है, इसको आगे भाग दिया है, यानी 66.66% हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को आप खुद बनाइए। ये एक ऐसा चैप्टर है टाइम एंड वर्क का जो किसी भी एग्जाम में नहीं पूछे, ऐसा हो नहीं सकता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। अनिल, दीपक तथा दिनेश मिलकर एक कार्य को 35 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अनिल तथा दिनेश मिलकर समान कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। दीपक अकेला समान कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, ये रहा अनिल, लिख देते हैं, और ये है दीपक और ये है दिनेश। ऊपर हमेशा हम क्या लिखते हैं, टाइम लिखते हैं। तो अनिल, दीपक तथा दिनेश मिलकर एक कार्य को, एक सेकेंड, अलग अलग नहीं है, सब एक साथ मिल के काम कर रहा है।
एक सेकेंड, मिल के कर रहे हैं, हमको नाम जो है ना अच्छा इससे हो जाएगा। अनिल, दीपक और दिनेश, चलिए ऐसे ही लिख दिए। ये मिल के काम को कितना दिन में कर लेते हैं? 35 दिनों में कर सकते हैं। और ये रहा टाइम। अनिल तथा दिनेश, अनिल तथा दिनेश उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? 60 दिनों में कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये रहा इसका इफिशियंसी, कितना हो जाएगा? 5 दोनों में कम है तो काट दीजिए, यानी कि 12 पच्चे 60, 7 पच्चे 35। तो क्या पूछा है? दीपक, यहां लिख देते हैं। दीपक इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो ध्यान दीजिएगा, 12 में से 7 गया तो यानी कि पता चल गया कि दीपक का एफिशिएंसी कितना है? 5 है। अब ध्यान दीजिएगा, इस 5 इसको काटेंगे तो 12 से तो कितना हो जाएगा? 84, यानी कि दीपक इस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा? 84 दिनों में। समझिएगा जरा ध्यान से, देखिए 5 जो दीपक का एफिशिएंसी आया, इसमें हम कितना से गुना कर दें कि 35 गुना 12 हो जाए या 60 गुना 7 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इससे इसको जब आप काटिए तो क्या प्राप्त होगा? 7, और यही वो वैल्यू आ गया, जो भी वैल्यू यहां पर प्राप्त हो रहा है 12 सत्ते 84, अर्थात दीपक अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? 84 दिनों में पूरा करेगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एक शंकु की ऊंचाई 16 cm है तथा उसके आधार की त्रिज्या 30 cm है। यदि इसे रंगने की दर 14 रुपये प्रति cm² है तो शंकु को बाहर से रंगने में कुल खर्चा कितना होगा? चलिए ध्यान दीजिएगा, एक शंकु हमारा कैसे बनेगा? ये रहा हमारा शंकु, ये रही इसकी ऊंचाई और ये रही इसकी त्रिज्या, ये रही r और ये है इसकी h और ये है इसकी तिर्यक ऊंचाई। अब एक शंकु को जब हमें रंगना है, यानी कि इसके वक्र पृष्ठ को रंगना है, तो शंकु का यानी कि कोण का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है? पाई आर एल। इतना हमको रंगना है। अब समझिएगा जरा ध्यान से, यानी कि इसका एरिया निकालिए, तो एरिया इसका निकल जाएगा हमारे पास, यहां लिख भी देते हैं 22/7 गुना आर का वैल्यू हमको दिया हुआ है, आधार की त्रिज्या 30 है, 30 रख दिए। उसके बाद अब समझिएगा, इसकी ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 16 दिया हुआ है, और ये कितना हमको दिया हुआ है? 30 दिया हुआ है। तो हमको एल निकालना है। पहले अब ये एल निकालेंगे। एल निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा, एल बराबर हो जाएगा √16 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर बनेगा, ऐसे। अब ध्यान दीजिएगा, हम चाहे तो दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 8 और यहाँ बचेगा 15, यानी 2 हम जब बाहर लेंगे, चाहे 2 स्क्वायर है, हाँ ठीक है, 2 बाहर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें यहाँ प्राप्त हो गया 64 और यहाँ हो जाएगा हमारे पास कितना? 225। तो एल बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? दोनों को जोड़ेंगे तो 5 4 6 8 9, यानी कि 17, 2 गुने 17। इसका आ गया एल, तिर्यक ऊंचाई 34, तो यहाँ हम कितना रख देंगे? 34। अब समझिएगा, ये जो हमारे पास एरिया निकल गया, क्षेत्रफल निकल गया, वो टोटल आ गया, उसका प्रति दर क्या है? 14 रुपये प्रति cm²। तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर 14 आ जाएगा। अब इसको खाली गुना कर दीजिएगा ना आप, तो आपका आंसर आ जाएगा। इससे यह कितना बार में कट जाएगा? 2 बार में कट जाएगा। गुना करेंगे अगर इसको हम लोग तो कितना हो जाएगा? 30 दूना ये 60 रहने दीजिए, या 60 दूना 120 कर दीजिए। देखिए इसमें का 2 इसको दीजिए तो 3 चौका 12, ये बन जाएगा हमारे पास 120, रहने दीजिए। इस दोनों को गुना कराइए तो ये बनेगा 11, इसमें का 11 से इसको गुना करिए तो 4 का 4, 4 3 7, और उसके बाद में 3 गुना कितना हो जाएगा? 120। 0 का 0, 12 चौका 48। देखिए कहीं पे दिख रहा है? बिल्कुल आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया? डी हो गया। 2 ही मात्र गुना किए तब तक आंसर हमारा आ गया, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। टोटल को गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 44
880 रुपया और जिस ऑप्शन में 44,880 रुपया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहां पर आप भाग की क्रिया कीजिएगा, तो भाग जब इसमें दीजिएगा तो क्या बचेगा आपके पास 2। अब समझिएगा, जब यहां पर 2 बचेगा तो 6 में से 2 घटा लीजिएगा तो क्या बच गया आपके पास 4, और 4 बच गया तो इस 4 को इसमें जोड़िए तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, और 7 चौका 28 और 1 29, 29 भाग ऐसे लिख दीजिए 4। इसको ठीक कीजिए, 10 और 1 11, 11 बटा 2, माइनस का चिन्ह है तो माइनस लग जाएगा, कुछ नहीं है। देखिए कितना आसान है, 11 भाग 2 और माइनस कितना हो जाएगा 29 भाग 4 हो जाएगा। बात खत्म हो गया। जब आप इसका एलसीएम लीजिएगा तो वो कितना आएगा 4 आएगा, इससे काटिएगा तो 2 बार में कटेगा, 11 दूना 22 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। अंतर कितना का आ गया -7 का, -7 बटा 4। जिस ऑप्शन में -7 बटा 4 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। इतना हमको ये सब करने की भी जरूरत नहीं थी, हम यहीं पर भी कैलकुलेशन कर सकते थे। देखिए इसका ये दुगुना है, यानी इसमें भी 2 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ भी 2 से गुना, यानी कि जो हमारा हर है वो दोनों में सेम बन गया। ये बन गया 11 दूना 22, तो प्लस में है 22 और माइनस में है कितना 29, तो अंतर कितना -7 का आ गया, तो -7 बटा 4 अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप जरूर, मैं चाहूंगा कि पहले खुद से जरूर बनाइए इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि 2 वस्तुओं का मूल्य क्रमशः 3:2 के अनुपात में है। पहली वस्तु का मूल्य 40% से बढ़ाया जाता है तथा दूसरी वस्तु का मूल्य x% से घटाया जाता है। यदि दोनों वस्तुओं के मूल्य का नया अनुपात 7:3 है तो x का मान क्या होगा। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। देखिए क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का नाम इसमें रख दिया गया है, लेकिन एक तरीके से यह हमारा रेशियो का प्रश्न बन रहा है। ध्यान दीजिए, कोई बात नहीं, 3:2 के अनुपात में है, एक में 40% बढ़ाया जाता है तो ये कितना हो जाएगा 140%। ध्यान दीजिएगा, और ये खुद पहले से 100% है, इसमें से घटाना है तो 100 और माइनस पता नहीं कितना परसेंट हम लोग घटा देंगे कि इसका जो रिजल्ट है वो कितना हो जाएगा 7/3 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, और यहाँ से देखिएगा इसको काट दें अगर तो ये आ जाएगा हमारे पास 70, और 70 हो गया तो इससे इसको काटिएगा तो कितना आएगा हमारे पास 10। गुना कराइए, कितना बन रहा है हमारे पास, ये बन रहा है 100 माइनस x बराबर, इसको इधर भेजिए या इधर भेजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 3 तिया 9, 9 दहिया 90। अब ध्यान दीजिएगा, इसको भेजिए इधर है, इसको भेजिए इधर है, x बराबर 10%, अर्थात जिस ऑप्शन में 10% दिया गया है x का मान वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो भी है, सभी क्वेश्चन को पहले आप खुद से जरूर ट्राई कीजिए। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि अध्यापक के वजन को शामिल करने पर 22 छात्रों के एक समूह का औसत वजन 1 किलोग्राम से बढ़ जाता है, यानी 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। यदि 22 छात्रों के समूह का आरंभिक औसत वजन 31 किलोग्राम था तो अध्यापक का वजन क्या है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर बताया हुआ है 22 छात्र हैं और प्रारंभ में औसत कितना है 31 किलोग्राम, तो योग बराबर क्या होता है औसत गुने संख्या, औसत गुने संख्या। तो संख्या कितना है 22 लोग हैं, उसके बाद में औसत कितना है 31। ध्यान दीजिएगा, अब क्या बोला, अध्यापक के को मान लिए XYZ जो इच्छा हो मान लिए, तो देखिए 23 लोग हो गए तो हो जाएगा 23 गुना, और कितना बढ़ जाता है औसत वजन 1 बढ़ जाता है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32।
समझिएगा y बराबर कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसको हम कितना लिख सकते हैं, 22 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो 22 प्लस जब 1 लिखिएगा आप, 22 प्लस 1 लिखिएगा तो इसमें 32 से गुना होगा, तो इसके साथ भी गुना होगा और इसके साथ भी गुना होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 22 गुना 32 प्लस 1 गुना 32, और ये पार्ट जो है इधर आके घट जाएगा, माइनस हो जाएगा क्या हमारे पास 22 गुना 31। ध्यान दीजिएगा ये वैल्यू इसके साथ जैसे ही कॉमन लीजिएगा तो 32 में से 1 घट जाएगा। यह आपकी इच्छा है तो इसको गुना कीजिए, इसको गुना करके घटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1 और यानी कि आ जाएगा 22। कितना आ गया 22, अब प्लस कितना आएगा 32, अर्थात कितना हो गया 32 में से ये 31 घट गया, ठीक है। तो कितना जाएगा 4 और ये हो जाएगा 54, अर्थात जो अध्यापक हैं उनका वजन जो है कितना केजी है 54 केजी है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इसमें कुछ हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, आप इस वैल्यू को गुना कर लीजिए, इस वैल्यू को ला के घटाइएगा तब भी उसका अंतर 54 केजी ही आएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो काम हमारा जोड़ घटाव हो सकता है उसमें हमको ज्यादा गुना भाग करने की क्या जरूरत है, बहुत काम आसानी से निकल सकता है। ध्यान दीजिएगा एक थैले में 1 रुपया 2 रुपया तथा 5 रुपये के मूल्य वर्ग के रूप में 420 रुपये हैं। 1 रुपया 2 रुपया तथा 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 8:1:5 के अनुपात में है। थैले में 5 रुपये के कितने सिक्के हैं। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 1 रुपया, उसके बाद में है 2 रुपया और उसके बाद में है 5 रुपया। अब समझिएगा 21 अनुपात में है, उनका मूल्य है 8:1 और 5 अनुपात में है। सबों में कुछ ना कुछ जो सिक्का का एक कॉमन वैल्यू है वो कट चुका है, गायब है। इन दोनों को गुना करेंगे तो हमको मूल रुपया प्राप्त हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 8x प्लस ये कितना हो जाएगा 2x प्लस यहाँ हो जाएगा 25x बराबर कितना रुपया के बराबर है 420 रुपया के बराबर हुआ है। देखिए यहां पर आ गया, जोड़ेंगे इसको तो कितना बनेगा 10 और ये कितना हो जाएगा 35x। तो 35x बराबर हमारे पास हो जाएगा 420 रुपया। तो x का वैल्यू निकालना, ध्यान दीजिएगा ये कट रहा है 7 से, 7 × 5 = 35 और ये कट रहा है 7 × 6 = 42। कितना आ जाएगा 7 × 6 = 42 और फिर 5 से कट गया तो कितना आ जाएगा हमारे पास 12, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 12। अब ध्यान दीजिएगा क्या पूछा है, थैले में 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, ये है सिक्कों का अनुपात। तो 5 रुपया में इसमें गुना करा देंगे यानी 5x बराबर 5 × 12 अर्थात 5 रुपया के उसमें क्या है 60 सिक्के हैं, अर्थात जिस ऑप्शन में 60 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि मनीष ने 225 रुपये प्रति किताब की दर से किताबें खरीदी तथा 162 रुपये प्रति किताब की दर से उन्हें बेच दिया। 7 किताबें बेचने पर हानि क्या होगी। बहुत ही आसान प्रश्न है, एकदम नन्हा सा बालक इसको सोल्व कर सकता है। ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, एक पुस्तक का दाम 225 रुपया है और वो खरीदा मतलब और बेच किस रेट में दिया 162 रुपया में बेच दिया। तो अंतर कितना का गया, ये हो जाएगा हमारे पास 3 और ये बन गया 12 में से 6 गया तो 6, ये हुआ कैंसिल। तो एक पुस्तक पर 63 रुपया का नुकसान हो रहा है, तो 7 किताब पर कितना का नुकसान हो जाएगा, कर दीजिए गुना तो कितना आ जाएगा 7 × 21 का 1। देखिए एक ही जगह पे शुरुआत है, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। 7 × 21 का 1 और 42 और 2 कितना हो गया 44, 441 रुपया आंसर हो गया।
मैं बार बार बोलता हूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑप्शन पर एक बार जरूर नजर दौड़ाइएगा। तुरंत गुना किए, देख लिए इकाई अंक मैच किया, जल्दी से आगे बढ़ गए, किसी और प्रश्न में बाकी का समय हम देंगे। फिर गुना भी करेंगे तो हमारा आंसर वहीं आएगा, और थोड़ा सा दिमाग लगा लिए तो आंसर वहीं आया, तो हमको इतना उसमें गुना भाग करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 10,650 रुपया तथा 6 वर्षों में 11,076 रुपया हो जाती है। राशि क्या है? यानी कि मूलधन हम लोगों का पूछ रहा है कि क्या है। बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा। 6 वर्षों में 11,076 रुपया और 5 वर्षों में 10,650 रुपया। तो ध्यान दीजिएगा, एक साल का 1 ईयर का ब्याज कितना हो रहा है देख लीजिए। साधारण ब्याज है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाला है। 6 में से 0 गया तो हमारे पास आ गया 6, ये हो गया। 7 में से 5 गया तो आ गया हमारे पास 2। एक दाएं इसको जब हम लोग देंगे तो ये बनेगा 10, 10 में से 6 गया तो यहाँ पे आ गया 4, ये बन गया 0, तो कैंसिल। यानी कि एक साल का ब्याज जो है कितना रुपया है? 426 रुपया है। अब समझिएगा, आपकी इच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। इच्छा हो तो 5 साल में, यानी कि इसमें 5 से गुना करके जो ब्याज बन रहा है तो इसमें से घटा दीजिए। आपकी इच्छा है कि हम 6 से गुना करके इसमें से घटा दें, तब भी दोनों में से रिजल्ट वही प्राप्त होगा। तो हम बड़ा कैलकुलेशन करने क्यों जाएंगे, हम छोटा कैलकुलेशन करेंगे और इसमें 5 से गुना कर लेंगे। 6 × 5 = 30 के 0, और यहां हो जाएगा 10 और 3 13। उसके बाद में कितना आ गया? 20 और 1 21, यानी ब्याज है 2,130 रुपया 5 साल का। कितना साल का? 5 साल का। और मिश्रधन हमको दिया हुआ है 10,650। तो इसमें से हम लोग कितना घटा देंगे? 2,130 रुपया। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? मूलधन हमें प्राप्त हो जाएगा, पी भी कह सकते हैं, प्रिंसिपल प्राप्त हो जाएगा। ये हो जाएगा 0। 5 में से 3 गया तो कितना आ गया हमारे पास? 2 आ गया। उसके बाद में 6 में से 1 गया तो कितना आ गया हमारे पास? 5 आ गया। 520 है कहीं पे, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब 520 नहीं हुआ, यानी कि 8,520 हुआ, यानी हम इतना ही मैच किए, आंसर मैच करके। हम तो इतना ही पर भी हमको देख लेना चाहिए था। उधर कितना बच रहा है हम लोग के पास? 10 में से 2 गया तो 8, यानी कि 8,520 रुपया जिस ऑप्शन में है वही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, बहुत आसान है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर से आ गया हमारे पास सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग इसमें भाग देंगे। तो यह हमारे पास कितना बन रहा है? 14/3। उसके बाद समझिएगा, यहां पर बन रहा है हमारे पास क्या? 10, और 10 में से 1 घट गया तो बच गया कितना? 9। आप यहां पर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। अब समझिएगा, इस वैल्यू को भी तोड़िए तो ये हमारे पास बन रहा है 30 और 1 31। लिख देते हैं इधर 31/3। उसके बाद आप देखिएगा, पहले जब इसको सोल्व करेंगे तो पहले का की क्रिया करेंगे, तब हम भाग की क्रिया करेंगे। तो 5 बट्टा कितना रखेंगे? 3। और पहले इसको ठीक कर लीजिए तो हमारे पास बनेगा 9 3 का 27, और उसके बाद इसमें 14 आप जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा? 41। तो हो जाएगा गुना 41/3। ऐसे बन रहा है, इसको रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, यानी कि इसमें गुना हो गया। क्या हुआ? इसमें गुना हो गया, एक साथ आ गया। अब यहां पर भाग है तो ये वैल्यू ऊपर जाएगा, ये वैल्यू नीचे आ जाएगा, इसलिए हम गुना वहां पर नहीं किए हैं। तो ये हो जाएगा 3 × 3, और भाग कितना बनेगा हमारा? 5 × 41। अब ध्यान दीजिएगा, इस वैल्यू से ये वैल्यू हमारा कैंसिल हो गया। तो कैंसिल हो गया तो बचा कितना? ऊपर बन रहा है 93। तो क्या कहीं पे 93 है? जी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। फिर भी कोई बात नहीं, इसको गुना कर दिए। 5 का 5 4 × 5 = 20, यानी कितना हो जाएगा? 205।
अर्थात 93/205 जिस ऑप्शन में, वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 फिर से टाइम एंड वर्क का एक प्रश्न आ गया। देखिए, टाइम एंड वर्क प्रश्न का अगर चैप्टर आपको बहुत बढ़िया से समझ में है तो टाइम एंड वर्क तो एक बनेगा ही, पाइप एंड सिस्टर्न चैप्टर भी आपसे बहुत अच्छे से सोल्व हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट है, सिर्फ उसमें प्लस माइनस आपको समझ में आना चाहिए। भर रहा है तो प्लस और खाली कर रहा है तो माइनस, बात खत्म हो गया। इफिशियंसी निकालने आनी चाहिए, यानी कि क्षमता। अब जो पहले वाले जो ट्रिक था वो सब अब काम नहीं आ रहा है, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन बिना घुमाए नहीं रह रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ए अकेला एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है तथा बी अकेला समान कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा बी दोनों मिलकर समान कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? ये बिल्कुल बेसिक है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। ए अकेला कितने दिनों में करेगा? 6 दिनों में, ऊपर हमेशा टाइम, नीचे इफिशियंसी। बी कितने दिनों में करेगा? 8 दिनों में करेगा। तो कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे? ए प्लस बी बराबर व्हाट? इसकी इफिशियंसी निकालेंगे ना, तो ध्यान से देखिए, 1 सेकंड का काम है। यहां आएगा 4, यहां आएगा 3। आप कहिए कि आप कैसे समझ गए कि 4 और 3 होगा? इस वैल्यू को यहां रख दीजिए, इस वैल्यू को यहां रख दीजिए, उसके बाद जो कॉमन है उसको काट दीजिए, इफिशियंसी प्राप्त हो गया। कुछ नहीं सोचना है, दोनों को जोड़िए, 4 और 3 कितना हो गया? 7। अब समझिए जरा ध्यान से, क्या बोला? ए और बी दोनों मिलकर समान कार्य यानी कंप्लीट कार्य को 7 में हम कितना से गुना कर दें? देखिए, हमको तो दिख रहा है एकदम आ गया, 24/7 आंसर हो गया। लेकिन 7 में हम कितना से गुना कर दें कि इन दोनों के गुणनफल के बराबर हमें मान प्राप्त हो जाए, यानी कितना प्राप्त हो जाए? 24। तो y बराबर कितना आ जाएगा? 24/7। और ये क्या है? टाइम है, दिन है, आंसर हो गया, अर्थात 24/7। एक चीज देख लीजिए, इसको भी गुना कीजिएगा तो वही रिजल्ट प्राप्त होगा, इसको भी वही, और यहां भी गुना करके देखिए रिजल्ट वही प्राप्त होगा, कोई अलग कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि राजेश 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने दफ्तर जाता है तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है। यदि वह कुल 9 घंटे लेता है तो उसके दफ्तर तथा घर के मध्य दूरी क्या है? बहुत आसान प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। ये रहा उसका घर, अब मान लेते हैं कि ये रहा उसका ऑफिस। ध्यान दीजिएगा, दोनों कंडीशन में दूरी समान है, और जब दूरी समान होता है और चाल हमको पता है तो औसत चाल ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? तो यहां पर क्या होगा? दूरी निकालने के लिए औसत चाल गुने औसत समय का इस्तेमाल करेंगे, आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब दूरी समान होता है तो 2 गुने 25 गुना कितना? 20, और भाग कितना हो जाएगा? 25 प्लस, डायरेक्ट भी जोड़ के लिख सकते थे। चलिए, ये औसत चाल आ गया। दूरी बराबर हम जानते हैं कि चाल गुना समय होता है, तो समय कितना है? 9 घंटा, और भाग कितना से देना पड़ेगा? 2 से। ध्यान दीजिएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, ये 1 जोड़ने पर हो रहा है 45, इससे कितना बार में कट गया? 9 5 45, और ये कितना बार में कट जाएगा? 5 बार में। टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया? 100 किलोमीटर आंसर हो गया। जिस ऑप्शन में 100 किलोमीटर दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। यहां पर आपको बेसिक बात पता होना चाहिए कि जब ऐसा कंडीशन दिया हुआ है तो दूरी बराबर हम जानते हैं कि चाल गुना समय होता है, तो यहां पर औसत चाल निकाल लेंगे और औसत समय आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है, यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10√2 cm है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ये रहा एक वर्ग और ये रहा इसका विकर्ण, तो विकर्ण और ये रहा इसका भुजा, ये रहा इसका भुजा, और ये है इसका डायगोनल।
ध्यान दीजिएगा, तो इसका जो संबंध होता है विकर्ण बराबर ये होता है √2a, डायगोनल बराबर, तो डायगोनल तो हमको दिया हुआ है 10√2, तो भुजा का क्या संबंध है इसके साथ, इसे कैंसिल हुआ तो आ गया 10 cm। हम जानते हैं कि किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, तो 10 का क्या कर देंगे स्क्वायर, अर्थात कितना हो जाएगा 100 cm स्क्वायर, जिस ऑप्शन में वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये मौखिक भी सोल्व हो जाता है, देखिए दिमाग में ही कैलकुलेशन करते हैं, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो बचा कितना 10, और 10 का स्क्वायर सीधे करेंगे 100, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया, बात खत्म हो गया। ये समझाने के क्रम में हमने ऐसा किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है यदि 5 निरीक्षणों A1, A2, A3, A4 तथा A5 का औसत n है, ध्यान दीजिएगा औसत दिया हुआ है हमें, तो 5 नए निरीक्षणों A-100, A2 -100, A3 -100, A4 -100 तथा A5 -100 का औसत क्या होगा। कमाल का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। एवरेज का अगर बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर है तो 1 सेकंड का ये काम नहीं है, फिर भी लेकिन हम उसको छोड़िए, हम समझाते हैं। मान लीजिए हम जानते हैं कि आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या होता है औसत बराबर, तो आंकड़ा हमारे पास क्या है A1 -100 प्लस, सबको जोड़ेंगे A2 -100, फिर A3 -100, फिर A4 -100, और फिर क्या करेंगे A5 -100। जब हम सबको जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 500। ये तो योग प्राप्त हुआ, और योग में जितना संख्या है उससे भाग देंगे तो 1, 2, 3, 4 और 5, तो जब हम इसमें 5 से भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, सॉरी यहाँ A5 ना होगा, A5 में जब हम भाग देंगे इसमें 5 से, और अगला हो जाएगा हमारे पास 500, और भाग कितना फिर 5। अब ध्यान से देखिएगा, इन 5 निरीक्षणों का औसत हमको दिया हुआ है, यहां पर भी तो A1, A2, A3, A4 और A5, जब उसमें हम भाग दिए 5 से तो उसका वैल्यू हमको n प्राप्त हुआ, तो यहां क्या हो जाएगा, ये टोटल का वैल्यू, ध्यान से देखिएगा, ये टोटल का वैल्यू जो है हमें n प्राप्त हो गया। और जब इसमें भाग दिए तो कितना बार में कट रहा है 100 बार में, तो माइनस हो जाएगा 100, और जिस ऑप्शन में n -100 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या हम एग्जाम में ऐसे ही सोल्व करेंगे, नहीं, ये बहुत ही मतलब अगर आप देखिए, अगर नहीं जानते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन एक बार भी अगर इस प्रश्न से आपका कभी भी प्रैक्टिस सेट या क्वेश्चन बुक से बनाने के दौरान अगर आपका मतलब इस पर कभी नजर पड़ा हुआ है तो आप 1 सेकंड में सोल्व कीजिएगा। दूसरा मेथड समझिए, जो क्रिया प्रत्येक संख्या में होती है ना, वो औसत में डायरेक्ट होती है। क्या होती है, औसत में डायरेक्ट होती है, अर्थात औसत पहले से कितना है n, यानी अब हमें नया एवरेज क्या प्राप्त हो जाएगा, न्यू एवरेज जो प्राप्त होगा, जो क्रिया प्रत्येक में, सब में अगर 100 बढ़ता ना तो सीधे इसमें 100 बढ़ा देते, और यहां सब में 100 घट रहा है ना तो सीधे 100 घटा देंगे, बस आंसर हो गया, बात खत्म हो गया। जिस ऑप्शन में n -100 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप ऐसे इसको बिल्कुल बनाइए, 1-2 बार के प्रैक्टिस के बाद आप खुद ही उस रिजल्ट पे पहुंच जाइएगा कि ये कैसे इतना आसानी से सोल्व हो रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है यदि सोनू 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक कार चला रहा है तो सोनू 936 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में तय करेगा। ये स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का ये, या ट्रेन चैप्टर का ये, उसका ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ध्यान से देखिएगा, क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि दूरी बराबर चाल गुना समय होता है, दूसरा कुछ नहीं है। अब समझने वाली बात यह है, ध्यान दीजिएगा कि हमको देखिए एक संबंध होता है किलोमीटर प्रति घंटा
तो एक अलग होता है, मीटर प्रति सेकंड तो ये अलग संबंध होता है। तो दूरी हमको दिया हुआ है 936 किलोमीटर और चाल दिया हुआ है मीटर प्रति सेकंड में। तो इसको समान में बदलने के लिए 20 गुने 18/5 कर देंगे, इसमें गुना। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना करते हैं और समय हमको पता नहीं। अब जो रिजल्ट प्राप्त होगा ना, हमको घंटा में प्राप्त हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 18 × 90 और उसके बाद बन गया 18 दूना 36। इससे यह कितना बार में कट जाएगा? 4 बार में। और इस 4 से यह कितना बार में कट गया? 13 बार में। अर्थात उसको कितना समय लगेगा उस चाल से चलने में? 13 घंटे का समय लगेगा। और जिस ऑप्शन में 13 घंटा दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी हमने एच से आवर लिखा है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाती है। ब्याज का संयोजन वार्षिक किया गया है। कितने वर्षों में राशि स्वयं का 125 गुना हो जाएगी? बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। पहले P1 है तो P1 से 5P यानी कि 5 गुना होने में इसको कितना समय लगा है? 3 वर्ष का समय लगा है। 3 वर्ष का समय लगा है तो हमको चाहिए कितना? 125 गुना पूछा गया है। तो फिर इसको 5 गुना होने में फिर 3 वर्ष का समय लगेगा, फिर से 3 वर्ष का समय लग जाएगा। तो इसका 5 गुना कितना हो जाएगा? 25P। और फिर इसका 5 गुना होने में यानी कि 125P होने में इसको कितना समय लगेगा? 3 वर्ष। तो P1 से यानी कि एक P से 125 गुना होने में कितना समय लगा? ये समय को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 9 ईयर। आंसर हुआ। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका समझिएगा, एक दूसरा तरीका ये होता है, जितना गुना है यानी कि 5n होने में 3n एक फॉर्मूला, इतना समय लगता है, इतना टाइम है, ये इतना टाइम लगता है। तो क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि 125 अर्थात 5 का पावर 3 तो 3 गुने टाइम जो होगा, और ये वैल्यू जो होता है ना, यह n यहां पे रख दीजिए 3 और गुना कर दीजिए, जो वैल्यू आ रहा है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात 3 तिया 9 ईयर का समय ऐसे भी लगेगा। अगर आप ऐसे भी जानते हैं तो आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। तो हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 5 तथा 3 का पावर 3 गुना 5 का पावर 2 का महत्तम समापवर्तक क्या है? यह भी एलसीएम एचसीएफ का एक तरीके का बेसिक ही है। ध्यान दीजिएगा, देखिए वह न्यूनतम घात जो सभी में मौजूद हो एचसीएफ कहलाता है। न्यूनतम घात, ध्यान दीजिएगा, यानी देखिए सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, मैच करना चाहिए। अगर मैच नहीं कर रहा है तो वो एलसीएम में जाएगा। तो पहले 3 है तो आप रख दीजिए, एचसीएफ हमको ज्ञात करना है, 3 रख दीजिए। उसके बाद ध्यान दीजिए इन दोनों में लोएस्ट पावर किसका है, न्यूनतम घात किसका है, तो मतलब इस 3 का पावर 3 है। तो हो गया ये हमारा क्या, एचसीएफ। जिस ऑप्शन में 3 का पावर 3 है वो हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं समझ पाए तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का पावर 3 गुने 3 का पावर 5, फिर उसके बाद में आप उसको लिख लीजिए यहां पर 3 का पावर 2 गुना 5 का पावर 2। अब फिर लिख के तब लिखिए ऐसे। ध्यान दीजिएगा यहां पर भी हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, जो मैच करेगा ना उसको बाहर निकाल दीजिए, और जो मैच किया उसका जो है न्यूनतम पावर देखिए, न्यूनतम पावर कितना है, 3 है, तो हो गया
3 का पावर 3, जिस ऑप्शन में दिया है वही हमारा आंसर हो गया, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई 21 मीटर, 12 मीटर तथा 16 मीटर है। उस कमरे में रखी जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी। ऐसे कमरा कह दिया, कोई बात नहीं, लेकिन यहां पर हमसे कह क्या रहा है, एक घनाभ कह रहा है। क्या कह रहा है, घनाभ कह रहा है। देखते हैं 3D 3D घनाभ। हाँ, जा पता ही नहीं चला कहाँ किधर गया। चलिए कोई बात नहीं। देखिए मान लीजिए अब जितना देर में उसको समझेंगे कि कैसे निकलेगा उतना देर में हम लोग बना लेंगे। ये घन नहीं, ये घनाभ है। तो ये घनाभ जो हम लोग देख चुके हैं, ये रहा लंबाई, ये रहा चौड़ाई और ये रहा ऊंचाई। इसमें देखिए इस कोना से इस कोना का बात करता है, ये 3D फिगर है, देखने में थोड़ा सा समस्या होगा। तो देखिएगा उसमें रखी जाने वाली या उसके विकर्ण कह सकता है या सबसे लंबी छड़, ये फार्मूला बनता है √L² प्लस B² और प्लस H²। आखिर ये कैसे होता है, हम कभी किसी क्लास में इसको आपको डिफाइन करके बता देंगे कि आखिर ये कैसे हो रहा है, इसे कैसे, मतलब ये फार्मूला कैसे इसे बनता है। चलिए L का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 21 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये कितना है 12 का स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद में ये 16 का स्क्वायर हो जाएगा। रखिए जितना जल्दी कैलकुलेशन कीजिएगा उतना जल्दी आपका आंसर हो जाएगा। तो ये बनेगा 441 प्लस 144 प्लस 256, सब वैल्यू को जोड़िए। 6 4 10 और 1 11, 5 4 9, 9 और 1 10, 10 4 14, उसके बाद में 1 आ गया, तो आ गया 2 और 1 3 और 1 हासिल है 4 और 4 8, 841। 841 किसका वर्गमूल होता है, तो ये होता है 29 का, यानी कि सीएम में है तो सीएम, या मीटर में है तो मीटर में, कोई बात नहीं। 29 मीटर उसमें जो सबसे लंबी रखी जाने वाली छड़ होगी उसकी लंबाई होगी, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है कि U अनुपात V बराबर 4:7 है तथा V अनुपात W बराबर 9:7 है। यदि U बराबर 72 है तो W का मान क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है। U अनुपात V अनुपात W, वैल्यू रखिए 4:7, अनुपात फिर कितना हो जाएगा 9:7। तो इस वैल्यू को इधर बढ़ा दीजिए, इस वैल्यू को इधर बढ़ा दीजिए। जब इस वैल्यू को इधर बढ़ाइएगा तो यहाँ आ जाएगा 7 और इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आएगा 9। कर दीजिए सीधा सीधा गुना, निकल जाएगा 9 चौका 36, ये हो जाएगा हमारा 9 सत्ते 63 और ये कितना हो जाएगा 49। अब समझिएगा U का वैल्यू हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, यानी कि अनुपात 36 बराबर 72। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है W का मान, यानी अनुपात 49 बराबर क्या होगा। तो अनुपात 49 बराबर हमें प्राप्त होगा 72/36, अगुना कितना 49। यह इससे कितना बार में कट जाएगा 2 बार में, अगुना करा देंगे तो क्या आ जाएगा 98। और जिस ऑप्शन में 98 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। या आप चाहते तो क्वेश्चन को आप वो क्वेश्चन में ही आराम से सोल्व कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 रुपया है तथा लाभ 20% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। इससे भी आसान प्रश्न कहीं होता है, कुछ नहीं है, ध्यान दीजिएगा। एक तो पहले से दिया हुआ है 220 रुपया, देखिए एसपी निकाल रहे हैं हम,
विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं, अब 20% लाभ हो तो ध्यान दीजिएगा किसी भी वैल्यू के एक अंक के बाद दशमलव देते हैं तो हमको 10% प्राप्त होता है। तो 10% कितना आ गया हमको 22 रुपया, और 20% चाहिए तो 22 दूना 44 रुपया, इसमें जोड़ दीजिए ना, हो गया 44, अर्थात ये एसपी निकल के आ गया हमारे पास 264 रुपया आंसर हो गया। ये पहला तरीका हुआ जिस ऑप्शन में है, किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी आंसर हुआ। दूसरा तरीका ये है कि 100% बराबर 220 रुपया, तो हमसे पूछा क्या जा रहा है 120% बराबर व्हाट, तो 220 भाग कितना बनेगा 100, अगुना कितना 120, ये कटेगा तो आएगा हमारे पास 5 और ये कटा तो आ गया हमारे पास 6। ध्यान से देखिएगा, इससे जब इसको काटिएगा तो यहां पर 10 है, 22 गुना 10 बराबर 220, तो कितना आएगा 2 आएगा, यहाँ गुना आप लगा सकते हैं। तो 6 दूना 12, अब 12 में 22 से गुना करा दीजिए, तो 12 दूना 24, 2 उधर दे दीजिए, 24 का मतलब हो जाएगा 4, 4 2 6 और फिर 2, किसी भी तरीके से आप गुना भाग कीजिए, रिजल्ट जो आने वाला है हमारा वही आएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है एक वस्तु को 15% की छूट देने के पश्चात 4,477 रुपया में बेचा गया है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 15% छूट देने के बाद यानी हमारे पास बचा कितना 85%, तो 85% बराबर हमारा क्या हो जाएगा 4,777 रुपया। तो ध्यान दीजिएगा हमसे अंकित मूल्य पूछा गया है, यानी 100% बराबर व्हाट, तो 100% बराबर हो जाएगा 4,777 भाग कितना 85 और गुना कितना हो जाएगा हमारे पास 100। अब ध्यान दीजिएगा कितना से कटेगा, 5 से काटेंगे तो ये बन रहा है हमारा 17, 5 से काटेंगे तो ये बन रहा है हमारा 20, फिर 17 से काट के देखिए तो कितना बार में कटेगा 17 दूना 34, 17 दूना कितना कट गया 34, तो यहां बच कितना रहा है 47 माइनस 34, या भाग ही दे देते हैं, अलग भाग दे देते हैं 4 7 7 7, भाग कितना से देना हमको 17 से, तो 17 दूना 34, तो यहां आ गया 3 और यहां आ गया 1, उसके बाद में 7, 17 पचे 85 और 17 51, 85 और हम लोग 51 को कितना आ जाएगा 8 5 13, 136, कितना बार में जाएगा 5 3 8, 8 बार में जाएगा तो हो जाएगा 136, तो ये कैंसिल 1 आ गया, तो ये खत्म ये आ गया, यानी 17 एकम 17, 281 बार में कट रहा है। आप भाग देकर चेक कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, 281, यानी कि इससे यह कट रहा है हमारा 281 बार में, तो 281 अगुना कितना 20 कर दीजिए, तो 0 का 0, 2 का 2, 8 दूना 16 का 6 और 2 दूना 4 1 5, 5,620 रुपया जिस ऑप्शन में है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23 और यह क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि नीचे दिए गए बार चार्ट में 7 विभिन्न मिठाइयों S1, S2, S3, S4, S5, S6 तथा S7 में प्रयोग हुई चीनी की मात्रा को मिठाई के कुल वजन के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। तो कह रहा है मिठाई S4 का कुल वजन 150 किलोग्राम है, मिठाई S4 में प्रयुक्त चीनी की मात्रा कितनी है। बहुत आसान प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 150 का, अब ध्यान दीजिएगा S4 में कितना चीनी प्रयोग हुआ है 18%, तो इसका क्या निकाल देना है हमको 18%, यानी 18 भाग 100 बन जाएगा। ये कटेगा 3 बार में और ये कटेगा 2 बार में, फिर इससे काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा 9 बार में, और 9 तिरका 27,
यानी S4 जो मिठाई है उसमें 27 kg चीनी का प्रयोग किया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 24 क्या है। कह रहा है, ग्राफ है, नीचे दिया गया रेखा चित्र 5 लगातार वर्षों Y1, Y2, Y3, Y4 तथा Y5 के लिए एक देश के लिए आयात से निर्यात के अनुपात को दर्शाता है। ध्यान दीजिएगा, ये बोल दिया है यहां पर, ये क्वेश्चन समझिएगा। अनुपात को दर्शाता है, यहां पर अनुपात मतलब भाग, इसलिए क्वेश्चन में हमने उसको सुधार कर दिया। यहां पर मतलब भाग दर्शा दिया। समझिएगा, यहां पर दशमलव है, यहां पर भी 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 दशमलव है। हो सकता है कि वीडियो में नहीं दिख रहा होगा, इसलिए हमने बता दिया। अब समझिएगा, ये है Y1, Y2, Y3, Y4, Y5। यदि वर्ष Y3 के लिए निर्यात 35,000 करोड़ रुपया है, तो Y3 के लिए आयात करोड़ में क्या होगा। अब समझिएगा जरा ध्यान से, आयात और निर्यात दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है आयात अनुपात मतलब भाग निर्यात। तो देखिएगा Y3 के लिए कितना दिया हुआ है, देखिएगा यहाँ इसका वैल्यू इसके सामने है। Y3 के लिए दिया हुआ है 1.10, यानी जब इसको आप हटाइए तो क्या बनेगा 100, यानी 110 भाग 100 बनेगा ऐसे। तो इससे तो कैंसिल हो गया, यानी 11/10। पहले तो हमको इसका अनुपात पता चल गया। अब समझिएगा, Y3 के निर्यात को दिया गया है, पहचानिए इसमें निर्यात ये रहा, तो उस वैल्यू को यहां रखेंगे तो हमको आयात पता चल जाएगा। आयात भाग निर्यात कितना दिया हुआ है 35,000 करोड़, 11/10। इससे क्या हुआ, ये कैंसिल हो गया, इधर जाके ये गुना करा दीजिए। आयात बराबर क्या निकल जाएगा हमारे पास 0, 0 और 5 3 8 और पहले होगा 5, गुना कराइए 5, उसके बाद में 5 3 8 और उसके बाद में हो जाएगा हमारे पास 3। 38,500 का आयात है, 38,500 करोड़ का आयात है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न होगा क्वेश्चन नंबर 25। ये भी ग्राफ का ही क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए क्या कहता है। कह रहा है कि नीचे दिया गया रेखा चित्र एक कंपनी के 5 विभिन्न उत्पादों P1, P2, P3, P4 तथा P5 पर लाभ प्रतिशत को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, लाभ प्रतिशत को दर्शाता है। ये सभी जो है लाभ प्रतिशत को ही दर्शा रहे हैं। उत्पाद P3 का राजस्व 38,100 रुपया है। उत्पाद P3 का व्यय क्या है। अब समझिएगा जरा ध्यान से, टोटल राजस्व का मतलब हो गया P3 मतलब कितना हो जाएगा 27% दिया हुआ है उसका लाभ प्रतिशत, तो यानी टोटल हो गया, तो उसमें 100% पहले से और उसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 127% का वैल्यू हमको दिया हुआ है 38100 रुपया। तो हमसे पूछा जा रहा है कि 100% बराबर व्हाट, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा जरा, इससे 7 3 का 21, यह 3 बार में कट रहा है, यानी कि 3 बार में कट गया तो 00 आएगा, और उसके ऊपर फिर ये इसके यानी 1% वैल्यू 300, तो 100% बराबर 30,000 रुपया। और जिस ऑप्शन में 30,000 रुपया दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।